वीडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद। 3 दिसंबर 1984 की वो भयानक रात भोपाल शहर में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने में से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा शहर लाशों के ढेर में बदल गया। एक ही रात में 15,000 लोग, क्या बच्चे क्या बूढ़े, तड़प तड़प कर मर गए। हवा का बहाव जिस ओर जाता तड़पती चिल्लाती आवाज़ों के साथ लाशों का ढेर लगता गया। क्या थी वास्तविकता, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। पूरा देश को बता दिया गया भोपाल में जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन वास्तव में वो एक्सीडेंट नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट था, एक परीक्षण था। दरअसल अमीर देशों की बहुत सी कंपनियां हथियार बनाती है। अमेरिका जैसे देश की तो 85% आमदनी हथियारों की बिक्री से होती है। जैसे फोर्ड कंपनी हमारे देश में कारें बेचती है लेकिन अपने देश में हथियार बनाती है। जनरल मोटर्स हमारे यहाँ कारें बेचती है और अपने देश में हथियार बनाती है। ऐसे ही और अन्य कंपनियाँ अमेरिका में हथियार बनाने का काम करती है। तो कुल मिलाकर हथियारों का व्यवसाय चलना चाहिए, ये उनकी हमेशा से ज़रूरत रहती है। और आप जानते हैं कि हथियारों का व्यवसाय 2 ही तरीक़ों से चल सकता है, या तो 2 देशों में युद्ध चल रहा हो वहाँ हथियार बेचे जाए, या पूरी दुनिया में कोई युद्ध चल रहा हो वहाँ हथियार बेचे जाए। और आप जानते हैं आजकल पूरी दुनिया में एक अघोषित युद्ध चल रहा है जिसे आतंकवाद कहते हैं, चाहे कश्मीर में हो, चाहे मुंबई में हो, या नागालैंड में हो, या कहीं और। वहाँ सब आतंकवादियों को हथियार बेचने का काम ही ऐसी कंपनियां करती है। हथियार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बंदूक, बम, गोला बारूद आदि, और दूसरा जिनको हम रासायनिक हथियार कहते हैं। ये बम तोप के गोले से कुछ भिन्न तरह के होते हैं। उनमें जहरीली गैसें भरी जाती हैं और जब ये बम फटता है तो ये वातावरण में फैल जाती है और जब लोग सूंघते हैं तो मरते हैं। और अमेरिका की ढेरों कंपनियाँ केमिकल बम बनाती है। केमिकल बम बनाने के लिए कुछ तरह की गैसें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें एक का नाम है फास्जिन और दूसरा का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, और ऐसी 2-3 और गैसें हैं। ये जो भोपाल के कारखाने से जो गैस निकली थी वो थी मिसाइल आइसोसाइनेट। और इस मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का टेस्ट करके देखना था कि ये कितने लोगों को मार सकती है। ये अमेरिका में नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ मानते हैं कि अमेरिका में लोगों की ज़िंदगी की कीमत बहुत है, और अमेरिका जैसे किसी भी अमीर देश में नहीं कर सकते क्योंकि उनके पर्यावरण के कानून बहुत मजबूत है। तो ऐसी जहरीली गैसों के प्रयोग के लिए अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां हिंदुस्तान जैसे देशों की तलाशती है, और यही हुआ था भोपाल में। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली और 15,000 लोग एक ही झटके में मर गए। पिछले 30 साल से 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मौत का तांडव आज भी वहाँ पर चलता है, लोगों के जिन में उसका असर हो चुका है। और इसी परीक्षण के बाद अमेरिका, यूरोप की फौजों ने खाड़ी युद्ध में रासायनिक हथियार इराक पर गिराए और उनको बराबर परिणाम मिले। लेकिन ये बम गिराने से पहले के प्रयोग हिंदुस्तान, कोलंबिया, चिली जैसे गरीब देशों में किए गए, जहाँ की सरकारें बिकाऊ होती हैं, वहाँ से प्रयोग किए जाते हैं। मित्रों, अभी मैंने जो बताया वो मात्र एक भूमिका थी। अब आते हैं मूल विषय पर। अभी कुछ साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भारत यात्रा पर आए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने परमाणु करार पर हस्ताक्षर किए, और मीडिया में बता दिया गया जो भी हुआ वो भारत के हित में हुआ। मित्रों, पहले हम इस परमाणु करार का कुछ इतिहास जान लेते हैं ताकि आगे बात समझने में आसानी हो। दरअसल अमीर देश अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि ने दशकों पहले परमाणु हथियार बना चुके हैं और यहाँ तक प्रयोग भी कर चुके हैं। लेकिन गरीब देशों पर हमेशा से ये लोग दबाव बनाते रहे कि तुम परमाणु हथियार मत बनाओ। इसके लिए अमेरिका चाहता था कि भारत कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अर्थात आप परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे वाली संधि पर हस्ताक्षर कर दे। 10 सितंबर 1996 को ये संधि प्रेस की गई, लेकिन भारत का अपना परमाणु कार्यक्रम चल रहा था तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वैसे भारत का परमाणु कार्यक्रम 1952 डॉक्टर होमी भाभा के नेतृत्व में चल रहा था। 1974 में इंदिरा गांधी के दौर में इसको थोड़ा जोर मिला। 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत आए ये देखने के लिए कि भारत कहीं परमाणु शक्ति तो नहीं बना रहा है, लेकिन उनको भनक न लगी। 1998 में भारत ने पोखरण में विस्फोट कर अपना परमाणु बम बना लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया। इस परमाणु परीक्षण से अमेरिका को इतनी आग लगी कि वो बौखला गया और उसने भारत पर कई आर्थिक पाबंदियां लगा डाली और कहा कि वो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम नहीं देगा। परमाणु बम बनाने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए होता है, जिसे यूरेनियम कहते हैं, जो अमेरिका के पास सबसे अधिक है। और भी देशों में है, लेकिन अमेरिका उन्हें खोदने नहीं देता। लेकिन अमेरिका की बौखलाहट तब दोगुनी हुई जब 1998 में एक रिपोर्ट आई कि भारत में 3.2 टन थोरियम मिल गया, जो यूरेनियम से भी बढ़िया रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 25% है। अमेरिका को डर था यदि भारत ने थोरियम से परमाणु परीक्षण कर लिया तो भारत अमेरिका से भी बहुत आगे निकल जाएगा। तब 2005 में जॉर्ज बुश को समझ आया कि भारत पीछे नहीं हटेगा, तो अमेरिका ने झुकते हुए अपनी पुरानी पाबंदी हटा दी। 2008 में अमेरिका फिर थोड़ा झुका और उसने भारत पर और पाबंदियां हटा दी।
और यूरेनियम सप्लाई करने वाले देशों को भी भारत को दोबारा यूरेनियम देने के लिए कहा। और फिर अमेरिकी विदेशी मंत्री कोंडोलीजा भारत आई और तब के मंत्री प्रणब मुखर्जी से समझौता करके गई। यहाँ आप एक बात देख सकते हैं कि अगर भारत अमेरिका को तंग करने की ठान ली तो अमेरिका को भारत के आगे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि उसके हित में ही है। अमेरिका की ढेरों कंपनियां भारत से हर वर्ष अरबों डॉलर लेकर जाती है। 3 मार्च 2011 को जापान के शहर फुकुशिमा में परमाणु बिजली से आग लग गई। फुकुशिमा में जापान को 150 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ। तब पूरी दुनिया जाग गई कि हमको परमाणु बिजली नहीं बनानी। अगर आप फुकुशिमा लॉस पर एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करना। 150 बिलियन यूरो अर्थात 10 लाख करोड़ भारत सरकार के कुल बजट का 45%। इस घटना को देखते हुए जर्मनी ने 2022 में अपने सभी बिजली बनाने वाले परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया, जबकि जर्मनी में मात्र 70 से 75 दिन धूप होती है और भारत में 330 दिन की धूप होती है। लेकिन भारत फिर भी परमाणु बिजली की तरफ भाग रहा है। 2012 के बीच एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में 9.5 टन थोरियम है, राजस्थान की रेत और तिरुवनंतपुरम में है, जो कि पूरी दुनिया का 60% है। अब ध्यान से देखें, 2008 में मनमोहन सिंह ने अमेरिका से जो परमाणु समझौता किया था वो मुख्य 3 शर्तों के कारण से रुका हुआ था। पहला, ट्रैकिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, अर्थात भारत अपने परमाणु कार्यक्रम की कोई भी निगरानी नहीं करने देना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि भारत उसे अपने परमाणु प्रोग्राम की पूरी निगरानी करने दे कि कहाँ से यूरेनियम आया, कहाँ से थोरियम आया, कहाँ लगाया, कैसे लगाया, आदि आदि। दूसरा, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत सरकार चाहती थी कि जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम अर्थात जहाँ परमाणु हथियार नहीं बिजली घर बनाए जाते हैं, ऐसे परमाणु रिएक्टरों के ठेके सरकारी या अर्ध सरकारी कंपनियों को ही देना चाहती थी। अमेरिका चाहता था कि इसमें निजी कंपनियों को भी आने दिया जाए ताकि अमेरिका कंपनियां भी घुस सके। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट, अर्थात अगर परमाणु रिएक्टर में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो नुकसान की भरपाई विदेशी कंपनियां अर्थात रिएक्टर बेचने वाले पर होगी और कानून कार्रवाई भी होगी। हत्या का मुकदमा चलेगा क्योंकि भारत भोपाल गैस कांड को भुगत चुका है। अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। अमेरिका चाहता था ना तो वो भरपाई करेगा और ना ही कंपनियों के खिलाफ कोई मुकदमा होगा। अब मोदी सरकार ने इन 3 शर्तों पर क्या किया, देखिए। पहला, ट्रैकिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल की शर्त पर मोदी सरकार ने कहा कि हमने अमेरिका को मना लिया कि वो निगरानी नहीं करेगा, जबकि सच्चाई यह है कि शर्त सिर्फ कंपनियों पर ही छोड़ दी गई, अर्थात निगरानी का अधिकार कंपनियों के पास चला गया। अर्थात अमेरिका निगरानी नहीं करेगा लेकिन उसकी कंपनियां कर सकेगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए राम चाहता है कि वह श्याम को अपने घर की जासूसी नहीं करने देगा। श्याम ने कहा ठीक है, मैं जासूसी नहीं करूंगा, लेकिन तू मेरे नौकर को काम पर रख ले। आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि इस शर्त को अलग ढंग से मानने के बाद भारत दुनिया का एक ऐसा पहला देश बन गया जो अपने परमाणु कार्यक्रम को सार्वजनिक किया। दूसरा, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस शर्त पर तो सीधा झुककर सरकार ने निजी कंपनियों को परमाणु बिजली बनाने के ठेके देने के लिए मंजूर कर लिए। सरकार अपने बिजली संयंत्रों में सब्सिडी भी देती, जबकि निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है। सरकार को बिजली उनकी लागत से 20% ऊपर खरीदनी पड़ेगी। मान लो कंपनियों ने कहा हमें 20 रुपये यूनिट बिजली पड़ी तो सरकार 24 रुपये उनसे खरीदेगी। कंपनियां अधिक लाभ दिखाने के चक्कर में अपनी लागत ज़्यादा दिखाएगी। अगर इसमें सिर्फ सरकारी कंपनियां होती तो सरकार उत्पादन मूल्य पर नियंत्रण कर सकती थी। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट, इस शर्त पर तो मोदी सरकार ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए और अमेरिका को भारत में दूसरा भोपाल बनाने की खुली छूट दे दी। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि अमेरिका चाहता था कि अगर परमाणु रिएक्टर में कोई दुर्घटना होती तो ना तो वो उसकी कंपनी को कोई आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी और ना ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूक्लियर रिएक्टर बेचने वाली 2 अमेरिकी कंपनियां वेस्टिंगहाउस टोशिबा और जनरल इलेक्ट्रिक परमाणु रिएक्टर भारत को देगी, जिसमें वेस्टिंगहाउस को जापान की कंपनी टोशिबा ने 16 अक्टूबर 2006 को $5.4 बिलियन में खरीदा, जिसमें टोशिबा को 77% शेयर मिले। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मोदी ने आम नागरिकों की जीवन की कीमत को कोने में पटक के भोपाल घटना से कुछ भी न सीखते हुए भी इस शर्त को सीधा मान लिया और इसके लिए 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से बीमा का विकल्प डाल दिया, जिसमें 750 करोड़ कंपनियां देगी और बाकी 750 करोड़ सरकार देगी। आर्थिक नुकसान 1500 करोड़ में सब निपटा डाला। लोगों की हत्या के लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं, अर्थात अमेरिकी कंपनी भारत में आए, परमाणु रिएक्टर लगाए, दूसरा कोई भोपाल जैसा परीक्षण करे, उसमें लाखों लोग मर जाए, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, नुकसान की भरपाई भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां करेगी, जिसमें भारत की आम जनता का ही पैसा लगा है। नुकसान को मोदी सरकार ने मात्र 1500 करोड़ में निपटा दिया, वो भी हमारे देश की कंपनियां ही भरेगी। मित्रों, जापान भारत के एक शहर के बराबर भी नहीं है। उसको फुकुशिमा का एक परमाणु हादसे में 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सोचिए भारत को कितना होगा। और 1984 में भोपाल गैस कांड में 70,000 करोड़ का नुकसान आंका गया था। 1984 में जो नुकसान
17,000 करोड़ का था। सीधा सीधी कैलकुलेशन में आप आज का 12 लाख करोड़ मान सकते हैं। ये तो हुई आर्थिक नुकसान की बात। इस शर्त में एक और बात है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अर्थात केवल परमाणु षड्यंत्र लगाने वाली सरकारी या गैर सरकारी कंपनियां के मालिक अगर चाहे उसको छोड़ दे या रख ले, अर्थात लाखों लोग परमाणु दुर्घटना में मर जाए लेकिन एक भी हत्या का मुकदमा आम लोग कंपनी पर दर्ज नहीं करवा सकते। भोपाल गैस कांड में यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक एडरसन को कांग्रेस के मनोज सिंघवी और भाजपा के अरुण जेटली, इन दोनों नेताओं ने कहा था कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, उनको पैसा नहीं देना चाहिए। सरकार के नेता जब इस तरह बयान देते तो आम नागरिकों की रक्षा की अपेक्षा करना सिर्फ मूर्खता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल से अगर कोई बीमारी फैलती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको जाना होगा न्यूक्लियर डैमेज क्लेम कमीशन में, जिसमें अमेरिका के लोग होंगे और आप किसी बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक ही क्लेम कर पाएंगे। जबकि जापान में 1945 के परमाणु धमाके हुए आज 78 साल बाद भी लोगों में विकलांगता है। 1984 से भोपाल घटना के बाद आज 41 साल बाद भी लोगों में विकलांगता है। अर्थात पहले हमको वो बीमार करेंगे, फिर आप बीमार है या नहीं वो भी वही बताएंगे, बीमारी की दवा आपको देनी है या नहीं देनी है वो भी आपको वही बताएंगे। भोपाल दुर्घटना से ना तो इस देश के लोगों ने कुछ सीखा और न ही सरकार ने। परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के समय जब मोदी भोपाल गैस में मारे गए लोगों के लहू को कलम की नीली स्याही से धो रहे थे और देश के लोगों की जान दांव पर लगाकर अमेरिका को दोबारा भारत में सैकड़ों भोपाल बनाने का न्योता दे रहे थे, तो एक तरफ देश की मीडिया ओबामा की कार, ओबामा के कुत्ते, ओबामा के जूते, ओबामा के भोजन, ओबामा का व्यंजन आदि में मस्त थे, तो दूसरी तरफ लोग सोशल मीडिया पर ओबामा के स्वागत के कसीदे पढ़ रहे थे, हमको चुटकुले सूझ रहे थे, तू शेर के यहाँ आया है और पता नहीं क्या का। और देश की लोगों की मानसिकता देखिए, ओबामा मोदी से बातचीत करते समय एक आर्ट फोटो में ओबामा का सर झुक गया तो उसी को सब जगह ये लिखकर शेयर कर रहे थे कि देखिए ओबामा भी मोदी के सामने झुक गए। ऐसे ऐसे मूर्ख है इस देश में। प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रपति का स्वागत राष्ट्रपति ही करता है। ओबामा को रिसीव करने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जाना था, लेकिन मोदी साहब प्रोटोकॉल तोड़ के ओबामा से मिलने भागे। आप इस देश के प्रधानमंत्री की मानसिक गुलामी की स्थिति समझ सकते हैं। और आपको याद होगा मोदी जब अमेरिका गए थे तो ओबामा पूरे 2 दिन बाद मिले थे। 2 दिन मोदी इधर-उधर भाषण दे रहे थे और ओबामा को 21 तोपों की सलामी दे डाली, जबकि संविधान के अनुसार 21 तोपों की सलामी भारत के राष्ट्रपति को ही दी जा सकती है। किसी भी मीडिया वालों में ये पूछने की हिम्मत नहीं कि ओबामा को 21 तोपों की सलामी किस आधार पर दी गई। भोजन में ओबामा को मेमने का मांस खिलाया गया, क्योंकि गाय का मांस तो मोदी सरकार अमेरिका निर्यात करती रहती है, वो तो ओबामा पहले खाया ही होगा। मित्रों, मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि सरकारें बिक जाती है, समझ में आती है, कोर्ट कुछ नहीं करता, समझ में आता है, लेकिन इस देश के लोग इतने मरे हुए हैं कि भोपाल में हजारों हमारे देशवासी, हमारे भाई बहन तरफ तरफ कर मर गए, हमारी आंख से आंसू न टपके। सैकड़ों भोपाल दोबारा बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए, लेकिन हमारे मन में कहीं हलचल नहीं हुई। हम चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम पार्टियों में बच चुके हैं। यहाँ कोई भाजपा है, कोई कांग्रेसी है, कोई आपिया है या कोई और, लेकिन देश का कोई नहीं है। पूरा देश पार्टियों के आधार पर बटा हुआ है। मित्रों, भोपाल एक घटना नहीं थी, भोपाल एक चेतावनी थी कि अगर हम नहीं सुधरे तो इस देश में आने वाले समय में 60 से 70 भोपाल और बनेंगे। और याद रखिए, भोपाल बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके लिए तो हम भारतीय उनकी लेबोरेटरी चूहे हैं। जब भी चाहे परीक्षण करे और मार दो। अब इंतजार करिए कि अगला भोपाल कहाँ बनता है। वीडियो देखने के लिए असीमित प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। वंदे मातरम।